मेरे पति ऑफिस जाने से पहले मेरे से बोले छत पर बिल्कुल कदम मत रखना और मेरी माँ से भी दूर रहना। मेरी शादी अभी पिछले हफ्ते ही हुई थी और हर दिन मेरे पति ऑफिस जाने से पहले यह बात मुझे ज़रूर याद करवाते थे। मेरे दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे और कभी तो मेरे मन में यह आता था कि कहीं मेरे पति मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं। मैं तो यह सोचकर चुप हो जाती थी कि अभी मेरी नई नई शादी हुई है, कहीं मैं पति से कुछ सवाल करूं तो वह गुस्सा या नाराज ना हो जाए। वे रोज मुझे यह बात याद कराकर ऑफिस चले जाते और मेरी ननद निशा स्कूल चली जाती तो मैं भी अपने कमरे में चली जाती थी। लेकिन मेरी सास बार बार बहाने बनाकर मेरे पास आना चाहती थी, मगर मैं अपने पति के डर से उनसे दूर ही रहने की कोशिश करती थी। मेरी ननद निशा करीब 3 बजे अपने स्कूल से आ जाती थी और यूनिफॉर्म चेंज किए बिना ही छत पर तुरंत भाग जाती थी। निशा छत पर पूरा घंटा बिताकर आती थी। वह जैसे ही नीचे उतरती मेरी सास उसको बातें सुनाना शुरू कर देती थी। दोनों में इतनी कहासुनी हो जाती थी कि ऐसा लगता था कि मेरा घर कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया है। पहले तो मुझे लगता था कि मेरी सास निशा के साथ इसलिए झगड़ा करती है क्योंकि वह स्कूल से वापस आने के बाद पढ़ाई लिखाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। मगर अब मुझे इस घर में आए हुए 15 दिन हो गए थे। अब मुझे ऐसा लगता था कि मेरी सास निशा को छत पर जाने से रोकती थी, मगर निशा उसकी बात को बिल्कुल भी अनदेखा कर देती थी। फिर शाम के समय जब मेरे पति आते तो सीधे निशा के कमरे में चले जाते। ना जाने दोनों बहन भाई घंटे भर क्या मीटिंग करते रहते थे। निशा के कमरे से निकलकर वह सीधे छत पर चले जाते और वहां भी काफ़ी देर तक बैठे रहते थे। मैं कमरे में बैठी यह सब देखती रहती थी। आज रात को जब मेरे पति मेरे कमरे में आए तो मैं मुंह बनाकर बैठ गई। वह मुझे देखकर हंस पड़े और बोले आज तो चांद रूठ गया है, आज तो उसे मनाना ही पड़ेगा, और वह यह बोलकर हंसने लगे। उनके हंसने से मेरा गुस्सा शांत हो गया पर फिर भी मैं सिकवा किए बिना ना रह सकी। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे घर वालों से घुलने मिलने क्यों नहीं देते और ना ही खुद मुझे वक्त देते हैं। हर समय छत पर बैठे रहते हैं, ना जाने क्या राज छुपा रखा है मेरे से। मेरे इस बात पर दीपक एकदम से सीरियस हो गए। उनकी आंखों में गुस्सा देखकर मैं बिल्कुल डर गई। वह बिना कुछ कहे घर से बाहर चले गए। रात के खाने के लिए भी वापस नहीं लौटे तो मुझे चिंता होने लगी। इधर मेरी ननद निशा भी काफ़ी परेशान लग रही थी। वह बार बार यही बोल रही थी कि दीपक भाई कहाँ चले गए हैं। करीब रात के 11 बज गए थे, मगर दीपक का कोई अता पता ही नहीं था। मैं मन ही मन में खुद को कोस रही थी कि ना जाने मेरी किस बात पर वह मुझसे इतना नाराज हो गए। निशा जैसे ही कमरे में गई, मेरी सास झट से उठकर मेरे पास आई और बोली, अभी तुम्हारी शादी को मुश्किल से 15 दिन ही हुए हैं और तुम्हारा पति गायब रहने लगा है, उस पर कड़ी निगाह रखा करो। सास की बात सुनकर मेरे दिल में ढेरों सवाल आने लगे। तभी दीपक दरवाज़ा खोलकर घर में दाखिल हो गए। उन्होंने मुझे और अपनी माँ को करीब खड़े देख लिया था। दीपक कुछ भी बोले बिना ही मुझे कलाई से पकड़कर कमरे में ले गए। दीपक गुस्से से बोले, माँ तुम्हें क्या कह रही थी? मेरा तो दिल पहले ही काँप रहा था। उनके गुस्से भरी आवाज़ सुनकर तो मेरी आंखें भी गीली हो गई और मैं रोने लगी। मैं बोली, माँ जी कह रही थी कि दीपक का ख्याल रखा करो। मैंने जानबूझकर बात पलटकर बताई क्योंकि उनकी तो अपनी माँ से पहले ही नहीं बनती थी। ना जाने इसकी वजह क्या थी। दीपक को मेरा जवाब सुनकर कुछ तसल्ली हुई। उसके बाद दीपक बहुत ही आहिस्ता से बोले, देखो बात यह है कि मैं छत पर अलग अलग तरह की छोटी छोटी गोरियां पाल रखी है। इस मौसम में वे अंडों पर बैठकर बच्चों को बाहर निकालती है। इस तरह उनकी नस्ल बढ़ जाती है। लेकिन अगर वह चिड़िया किसी अजनबी आदमी को अपने पिंजरे के बाहर देख ले तो उनके खतरा महसूस होता है और फिर वह अंडे से बच्चों को बाहर नहीं निकालती। वह अपने अंडे खुद ही तोड़ देती है। तुम अभी उनके लिए अजनबी हो, इसलिए मना करता हूँ। दीपक की बातें सुनकर मेरा दिल हल्का हो गया था। मैं बोली, परिंदे तो मुझे भी बहुत पसंद है। मैं भी आपकी छोटी छोटी चिड़ियों का ख्याल रखूंगी। निशा भी तो उनका ख्याल रखती है ना। दीपक हंसकर बोले, मेरी चिड़िया निशा को जानते हैं, इसलिए उनको उससे खतरे महसूस नहीं है।
होता। मैंने तो निशा की ड्यूटी लगा रखी है उनकी देखभाल के लिए। मैं उनकी सारी बातें समझ गई थी। फिर मैं बोली, आप मुझे माँ जी के पास बैठने से मना क्यों करते हैं? वह बोले, क्योंकि माँ तुम्हें नुकसान पहुँचा सकती है। उनका मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ा हुआ है। क्या तुम नहीं देखती कि वो हर वक्त निशा से झगड़ती रहती है? मैंने हाँ में सर हिला दिया। दीपक के जवाब से मेरे दिल को कुछ सुकून मिला। मैं अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस कर रही थी। अगले दिन फिर दीपक मेरे कान में बोले कि छत पर बिल्कुल भी मत जाना, माँ से दूर ही रहना। लेकिन मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि मैं दीपक से छुपकर माँ जी का ख्याल रखूंगी। बीमारी में क्या माँ बाप औलाद को छोड़ देते हैं? दीपक और निशा तो अपनी माँ से गैरों जैसा सलूक करते थे। मैं तो ऐसा नहीं कर सकती थी। इसलिए मैं दोनों के जाने के बाद अपनी सास के पास आकर बैठ गई। मैंने कहा, माँ जी मैं आपके पैरों की तेल मालिश कर दूं? उन्होंने हाँ में सर हिलाया। मैं उनके पैरों में मालिश करते हुए उनसे इधर उधर की बातें करने लगी, जबकि मेरी सास बार बार मुझे जिद कर रही थी कि तुम छत पर जाकर वहाँ की सफाई कर आओ, छत बहुत गंदा हो गया है। मैंने बोला, माँ जी दीपक ने मुझे छत पर जाने से मना किया है। वह बोली, हम दोनों घर में इस वक्त अकेले हैं, तुम दीपक को यह बात बिल्कुल भी मत बताना और मैं भी नहीं बताऊंगी। फिर डरने की तो कोई बात ही नहीं है। मैंने सोचा अगर मैं अपनी सास को मना कर दूंगी तो वह नाराज हो जाएगी। वह कहेगी कि पहली बार बहू को कुछ काम दिया था और वह भी मेरा कहा नहीं मान रही है। वैसे भी मुझे परिंदे देखने का बहुत शौक था, लेकिन मेरी बदकिस्मती यह थी कि मैं जैसे ही झाड़ू लेकर सीढ़ियों पर चढ़ने लगी, तभी अचानक से निशा मेरे सामने आ गई। वह भागते हुए मेरे पीछे आई और मुझे कलाई से पकड़ते हुए नीचे की तरफ खींची और बोली, आपको दीपक भैया ने छत पर जाने से मना किया था, फिर आप छत पर क्यों जा रही थी? आपको उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानती हैं। मैं अभी भैया को फ़ोन करके बताती हूँ। मैं डर के मारे कांपने लगी। फिर मैंने निशा के आगे हाथ जोड़ दिए, लेकिन उसने मेरी एक भी ना सुनी और उसने फ़ोन कर ही दिया। वह दीपक से बोली, मैंने भाभी को छत पर जाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया है। यह तो अच्छा हुआ कि आज मैं स्कूल से पहले ही आ गई थी। सोचो आज अगर वह छत पर चली जाती तो क्या हो जाता। मैं अपनी अकल पर मातम करने लगी थी कि मैं यह बात नज़रअंदाज क्यों कर दी थी कि आज तो आधी छुट्टी थी निशा की। उसने मुझे फ़ोन पकड़ा दिया और बोली, दीपक भैया आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने फ़ोन कान पर लगाकर हेलो किया तो दीपक गुस्से भरी आवाज़ में बोले, मैंने तुमसे क्या बोला था? तुम्हें बिल्कुल भी मेरी बात नहीं मानती है क्या? मैं यह तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर एक बार भी तुमने दोबारा ऐसी गलती की तो मैं तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगा। मुझे दीपक की इस तरह की बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं अपने कमरे में जाकर रोने लगी थी। शाम हुई तो दीपक ऑफिस से लौट आए थे। वह रोज की तरह निशा के कमरे में चले गए, उसके बाद छत पर चले गए। मैं कमरे में बैठी डर की वजह से काँप रही थी कि अब ना जाने मेरे साथ दीपक क्या करेंगे। लेकिन जब वह मेरे कमरे में आए तो बहुत ही प्यार से बोले, क्या बात है, आज अंधेरा करके क्यों बैठी हो? दीपक की बात सुनकर मेरे दिल को कुछ सुकून मिला। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई और दीपक से बोली, मैं छत पर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन माँ जी ने मुझे ज़बरदस्ती भेजा था। दीपक कुछ सोचते हुए सर हिला दिया और बोले, इसलिए तो मैं तुम्हें माँ के पास बैठने से मना करता हूँ, क्योंकि वह हम दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहती है। उनका दिमाग ऐसा हो गया है कि पता नहीं वह क्या करना चाहती है। मैं हैरत में डूब गई थी। आखिर वह कैसी माँ थी जो बेटे का घर उजाड़ना चाहती है। रात को मैं सोई हुई थी तो अचानक ही मेरी नींद खुल गई, लेकिन मुझे दोबारा नींद नहीं आ रही थी। मैं करवट बदल रही थी। प्यास की वजह से गला सूख रहा था, इसलिए मैं उठकर किचन में जाने लगी। बाहर निकल गई थी, मगर मुझे हैरत तब हुई जब मैंने निशा और अपनी सास को सर जोड़कर बैठे हुए देखा। ना जाने वह दोनों आपस में क्या घुसर पुसर कर रही थी। मैं अपने कमरे में वापस लौट आई। यह बात तो तय थी कि मेरी सास और निशा अंदर से एक दूसरे से मिली हुई थी। वह दीपक की आंखों में धूल झोंकने के लिए आपस में लड़ रही थी। फिर रात को ना जाने ये दोनों क्या क्या प्लान बनाती थीं। अब मुझे समझ में आ गया था कि आज का वाकया भी एक सोची समझी चाल थी।
माँ जी ने मुझे उसी वक्त छत पर भेजा जब निशा को वापसी का वक्त हो गया था, लेकिन फिर भी दिल में यह ख्याल उठता था कि दीपक ऐसा क्यों करते हैं। परिंदे तो बहुत से घरों में पाले जाते हैं, मगर इस कदर का एहतियात तो कोई भी नहीं करता। मैंने सोच लिया था कि मैं इन तीनों को बेनकाब करके ही रहूंगी। अगले दिन ऑफिस जाने से पहले दीपक ने मुझे फिर बातें कही जो हमेशा मुझसे कहते थे। दीपक और निशा के जाने के बाद मैं भी अपने कमरे में चली गई थी। मेरी सास मुझे बार बार आवाज़ देती जा रही थी। वह कभी कहती कि मेरी टांगे दबा दो, कभी कहती कि मेरे सर में मालिश कर दो। उसकी बात मान भी लेती, पर दिल और दिमाग बार बार मना ही कर रहे थे। इसलिए मैं दिल और दिमाग की जाल में फंसी रही, मगर कमरे से बाहर ना निकली। दोपहर के 3 बजे थे करीब निशा घर आई। वह सीधे कमरे में ही आई। वह आते ही बोली, भाभी आप मुझसे नाराज है ना कल की बात के लिए। मैं मुंह बनाकर बोली, क्या मुझे नाराज नहीं होना चाहिए। निशा मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं भी नाराज होती, मगर आप खुद को मेरी जगह पर रखकर देखोगी तो आपकी नाराजगी खत्म हो जाएगी। मैं बिना बाप की बच्ची हूँ। माँ का भी मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। एक दीपक भाई है जो मेरे लिए माँ और बाप दोनों बन गए हैं। अब उन्होंने मुझे एक काम सौंपा है, उनके चिड़ियों की देखभाल करने का, तो क्या मैं उनके लिए इतना भी नहीं कर सकती हूँ। फिर दीपक भाई ही हैं जो मेरे लिए माँ बाप दोनों बन गए हैं। फिर मुझे यह डर भी था कि अगर भैया नाराज हो गए तो मैं कहीं की भी नहीं रहूँगी। अब आप अपना गुस्सा थूक दीजिए और मेरे साथ दोस्ती कर लीजिए। देखिए आज मैं आपके लिए गर्मा गर्म समोसे लेकर आई हूँ। निशा फिर किचन में चली गई। जब वह वापस आई तो उसने अपने हाथों में 2 प्लेट पकड़ी हुई थी जिसमें समोसे रखे हुए थे। समोसे देखकर तो मेरे मुंह में बिल्कुल पानी आ ही गया। फिर निशा मुझसे इधर उधर की बातें करने लगी। उसकी बातें मुझे सही लग रही थी, इसलिए मैं उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा दी। मैं समोसे के साथ साथ उसकी बातों का भी मजा ले रही थी। वह बोली, भाभी अब मैं जरा अपनी चिड़ियों को देख लेती हूँ, फिर अपने कमरे में जाकर सो जाऊंगी। उसकी बात सुनकर मुझे भी नींद आने लगी थी। मैं भी लेट गई। फिर कुछ पता ही नहीं चला कि कब मुझे नींद आ गई। शाम हो गई। मेरी आंख खुली तो आंखों के आगे अंधेरा ही अंधेरा था। जी चाहता था कि फिर से सो जाऊं, मगर हिम्मत करके उठकर बैठ गई। मैं जैसे ही बाहर निकली तो यह देखकर हैरान रह गई कि दीपक और निशा छत से नीचे उतर रहे थे। उनके साथ एक लेडी डॉक्टर भी थी, आगे चल रही थी। मेरी सास उस डॉक्टर को देखकर चिल्लाने लगी, मुझे बता दे सब ठीक है ना। वह डॉक्टर हाँ में सर हिलाकर बाहर निकल गई। मैं जल्दी से बेड पर आकर लेट गई और सोने का ड्रामा करने लगी। डॉक्टर को बाहर छोड़ने के बाद दीपक दबे कदमों से मेरे कमरे में आए और मुझे सोता देखकर बाहर चले गए। मैं हैरान थी, मैं तो इस टाइम कभी भी नहीं सोती थी। आज अचानक मैं कैसे सो गई, लेकिन इस बारे में मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। मैं तो बस यही सोच रही थी कि वह डॉक्टर छत पर क्या करने गई थी। क्या चिड़ियों के भी डॉक्टर होते हैं? यह सब बातें मुझे बहुत परेशान कर रही थी। अब मुझे अपनी सास की बात समझ में आने लगी थी। शायद वह मुझे ऊपर इसलिए भेजना चाहती थी कि वहाँ कोई राज मेरा इंतजार कर रहा था जो दीपक मुझसे छुपाना चाहते थे। लेकिन मैं दीपक की नाराज़गी मोल लेकर कोई भी राज जानना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे अपने पति से बहुत मोहब्बत थी। आधा घंटा मैं इसी तरह पड़ी रही थी। जब मैं बाहर निकली तो निशा से सबसे पहले मैंने पूछा कि दीपक कहाँ गए हैं। उसने हैरत भरी निगाह से मुझे देखा और घबराकर बोली, भाभी इस टाइम दीपक भैया कहाँ होते हैं? अपने ऑफिस में, ना आज भी वहीं पर ही होंगे। निशा मुझसे ना जाने क्यों झूठ बोल रही थी। फिर मैंने सोचा कि दीपक अभी थोड़ी देर में घर आ जाएंगे, मगर दीपक हमेशा की तरह 6 बजे के बाद ही घर लौटे। मैं उनको देखकर बोली, दीपक आप कहाँ रह गए थे? उन्होंने मुझसे ऐसी नज़रों से देखा जैसे मैंने कोई गलत सवाल कर दिया हो। वह बोले, मैं तो ऑफिस से इसी वक्त आता हूँ, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? मैंने नहीं, मैं सर हिलाकर, कहीं भी कुछ नहीं। मैं चाहती थी कि सबके सामने ही छत पर जाकर राज पता कर लूँ, मगर फिर दीपक का प्यार और उनके गुस्से का डर मुझे यह सब करने से रोक रहा था। अब यूं ही दिन गुजर रहे थे, लेकिन मेरा शक बढ़ता ही जा रहा था। यूं ही एक दिन आंगन में बैठी बाल संवार रही थी कि
मुझे कुछ चीख की आवाज़ सुनाई दी। मैंने अपनी सास की तरफ देखा और उन्होंने मेरी तरफ देखा। फिर चीखों की आवाज़ बढ़ती चली जा रही थी। यह आवाज़ छत से आ रही थी। मेरी सास के घुटनों में दर्द हो रहा था। वह छत पर जाना तो चाहती थी, लेकिन जैसे ही 2 सीढ़ियाँ चढ़ी, उनके पैरों में और भी तेज़ दर्द होने लगा। तब उन्होंने मेरी तरफ लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोली, तुम्हें ऊपर वाले का वास्ता है, तुम एक बार ऊपर जाकर देख लो। चीखों की आवाज़ भी बढ़ती जा रही थी। मैं अपना दुख दर्द भूलकर बिना कुछ सोचे समझे ऊपर की तरफ भागी। देखकर मैं बहुत हैरान रह गई कि ऊपर तो कोई भी पिंजरा नहीं था और ना ही कोई चिड़ियाओं का नामो निशान था। बस सामने एक कमरा बना हुआ था जिसकी कुंडी बाहर से लगी हुई थी। यह आवाज़ उसी कमरे से आ रही थी। मैं जल्दी से दरवाज़ा खोली तो देखा कि वहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं है, बस एक लड़की पेट पकड़कर रो रही थी। मैं भागकर उस लड़की के पास गई और उसे दिलासा दिया कि तुम फिक्र ना करो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। मैं भागकर नीचे गई और अपनी सास को सब बताई, मगर मेरी बात सुनकर वह हैरान नहीं हुई थी। वह बोली, मैंने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया है, वह बस पहुंचने ही वाली है। मेरी सास ने मुझे फिर ऊपर भेज दिया। मैं उस लड़की को दिलासा देती रही थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी आ गई और उसने मुझे कमरे से बाहर भेज दिया। कम से कम आधे घंटे के बाद मुझे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर बोली, बेटा हुआ है। फिर मैं उस बच्चे को लेकर नीचे आ गई। इतनी देर में निशा भी स्कूल से लौटकर आ गई थी। वह मेरे हाथ में बच्चे को देखकर बिल्कुल हैरान रह गई। मैंने कहा, देखो तुम्हारे भाई की चिड़ियों के अंडे से बच्चा निकाल दिया है। निशा का चेहरा लाल पड़ गया था। वह जल्दी से कमरे की तरफ भागी और दीपक को फ़ोन करके उन्हें जल्दी से घर आने के लिए कहने लगी। जब दीपक घर लौटे तो वह बिल्कुल बौखलाए हुए थे। मैंने उन्हें बच्चा दिखाकर बोली, यह बच्चा किस पर गया है। वह मेरी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिए और वह छत पर चले गए। फिर निशा और दीपक दोनों उस बच्चे को लेकर नीचे आ गए। मैं खुद को उस घर में अजनबी सी महसूस कर रही थी, क्योंकि मुझे कोई कुछ भी नहीं बता रहा था और ना ही अपनी बातों में शामिल कर रहा था। मैं सोच रही थी कि शायद यह लड़की दीपक की पत्नी है, इसलिए तो दीपक मुझसे छुप छुप कर छत पर जाकर उससे मिलते थे और मुझे कभी कुछ नहीं बताते थे। अब मैंने यह फैसला ले लिया कि मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं कमरे में आकर अपना सामान पैक कर रही थी। तभी दीपक मेरे कमरे में आए और मुझे देखते रहे और फिर बोले, यह क्या कर रही हो तुम। मैंने कहा, मैं आपका घर छोड़कर जा रही हूँ। दीपक बोले, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो तुम इस तरीके से मुझे और इस घर को छोड़कर जा रही हो। मैंने कहा, ऊपर वाले ने आपको चांद सा बेटा दे दिया है, आपको और क्या चाहिए। मेरी तो आपको पहले से ही परवाह नहीं थी। ऑफिस से आकर आप सीधे निशा के पास बैठ जाते थे और उसके बाद छत पर चले जाते थे। मेरे से तो आपका कुछ लेना देना है ही नहीं। आप मुझे हमेशा नज़रअंदाज करते थे। दीपक मेरे सामने से कपड़ों वाला बैग उठा लिए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने सामने बैठा लिए। फिर बोले, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। जो लड़की छत पर है वह मेरी सगी बहन है। वह किसी दरिंदे की बातों में आ गई और उस लड़के से छुपकर शादी कर ली। माँ यह बात मुझसे छुपा ली थी, लेकिन मुझे बाद में पता चल गया कि वह गर्भवती है। मैंने उससे काफ़ी सवाल जवाब किया। वह मेरी बातों से बिल्कुल डर गई और सब कुछ मुझे बताने के लिए तैयार हो गई। मैं तो उसकी यह हालत देखकर बिल्कुल कांप गया था। मुझे तो बदनामी का बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने उससे तो बात पूछने की कोशिश की, लेकिन वह डर के मारे रोने लगी। उसने मुझे अपने पति का नाम भी नहीं बताया। मुझे मोहल्ले वालों का डर भी सताने लगा। मैं सबको क्या जवाब दूंगा कि यह बच्चा किसका है। मेरी मासूम बहन बदनाम होकर रह जाती और हम किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। इसलिए मैंने उसको कहा कि वह छत पर ही रहे और वह इस बात पर तैयार भी हो गई थी। लेकिन माँ को लगता था कि मैं और निशा उसको उसके जुर्म की सज़ा देने के लिए उसे छत पर कैद कर दिया है। माँ घुटनों की वजह से छत पर नहीं जा सकती थी, इसलिए हर समय मुझसे और निशा से नाराज रहती और बोलती रहती कि मेरी बेटी को नीचे लेकर आओ। जहाँ वह तुम्हारी बात है तो मैंने तुमसे इसलिए नहीं बताया कि अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है। तुम मेरे घर परिवार के बारे में कुछ गलत ना समझ लो और कहीं मुझे छोड़कर चली ना जाओ। इस डर की वजह से मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताया।
मैंने सोचा वक्त आने पर खुद तुम्हें सारी बात समझ में आ जाएगी और तुम हम लोग को समझने भी लगोगी। लेकिन मैं तुमसे एक मदद मांगता हूँ, तुम जल्दी से मेरी बहन से दोस्ती कर लो। हो सकता है तुम्हारी बातों से प्रभावित होकर वह उस लड़के का नाम बता दे। मैंने झट में हाँ में सर हिला दिया। अब मैं हर समय अपनी ननद और उसके बच्चे का बहुत ध्यान रखने लगी। मैंने एक दिन मौका पाकर उससे कहा कि यह बच्चा कितना बदनसीब है, ना तो इसे बाप का प्यार भी मिला। और वह मेरी बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। फिर बोली, भाभी इस बच्चे का बाप रोहित है, मेरा बचपन का मंगेतर। ना जाने हमें क्या सूझी कि हमने जोश जोश में घर वालों से छुपकर शादी कर ली। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो वह डर गया और पीछे हट गया, क्योंकि वह तो खुद अभी कॉलेज का स्टूडेंट है। घर वालों को यह सब नहीं बताना चाहती थी। ननद के मुंह से उसके पति का नाम सुनकर मेरे सर में तो बहुत ही बड़ा बोझ उतर गया था, क्योंकि मामला तो बहुत ही सीधा था। हम बिना बात के ही घबरा रहे थे, क्योंकि जो इसके बच्चे का पिता था उसके साथ तो इसका बचपन से ही रिश्ता तय हो चुका था। मैंने दीपक को सारी बातें बतलाई तो उन्होंने भी सुकून की सांस ली और फिर तो सारा मामला ही सुलझ गया। अगले दिन दीपक रोहित के घर गए और उनके मम्मी पापा से बात की। उन्होंने भी सारी बातें समझ ली और अपने बेटे की गलती को स्वीकार किया। उन्होंने अपने बेटे की भूल पर शर्मिंदा होते हुए सर झुकाते हुए बोले, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। वैसे भी तो हमें उसे बहू बनाकर घर लाना ही था। हम उसे कल ही अपने घर लेकर आ जाएंगे। और दूसरे ही दिन मेरी ननद अपनी ससुराल चली गई। अब हमारी जिंदगी में गम के बादल छट चुके थे और हमारी जिंदगी खुशहाल हो चुकी थी।